कि हम लोगों ने विद के साथ ये भी देखा था कि विद के साथ लगभग लगभग सारा हो गया था। अच्छा, मैं आपको अगर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बताऊं तो देखो कुछ होता नहीं है। मैं लिस्ट के अंदर फॉर आई इन रेंज लिख रहा हूँ 5 तक, ठीक है, और आई को लिख रहा हूँ। तो जो लिस्ट मुझे रिटर्न होके आएगी 0 से लेके इसके अंदर 9 वर्ड होंगे, ठीक है। अब आई की जगह पे मैं यहाँ पे अगर हेलो वर्ल्ड लिख दूं तो 5 बार मुझे हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा। क्लियर है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, सिंपल है। एक और बार देख लो, ये आपकी लिस्ट है फॉर आई इन रेंज। मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अगर मैं 5 लिखूंगा तो 5, सॉरी आई को तो प्रिंट किया ही नहीं, आई को लिखा ही नहीं, तो आई अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मेरे को 5 बार 0 से लेके 4 तक का डेटा मिल जाएगा। और यहाँ पे स्ट्रिंग में अगर मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो मुझे सारा डेटा लिख के आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि इसी तरीके से एक लिस्ट जो हमने कल देखा था राइट लाइंस का यूज करके मैं हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ 1000 बार एक बड़ी सी फाइल बना रहा हूँ। बिग डेटा की फाइल का और कोई जुगाड़ नहीं, हम लोग ऐसे करते हैं। तो मैं एक बिग डॉट टीएक्सटी नाम की एक फाइल बना रहा हूँ, राइट मोड में इसको ओपन कर रहा हूँ विद ओपन बिग डॉट टीएक्सटी, राइट मोड में एज एफ, और एफ के अंदर राइट लाइंस का यूज करके ये जो बिग एल है, ये जो मेरे को पूरी लिस्ट मिलेगी जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड होगा, वो सारा मैं प्रिंट कर रहा हूँ। इसको सिर्फ एंटर करता हूँ, कोड रन हो गया। यहाँ पे आते हैं, देखो बिग डॉट टीएक्सटी नाम से एक फाइल बन गई है। इसको अगर मैं डबल क्लिक करके ओपन करूंगा तो इसके अंदर देखो इतनी बार हेलो वर्ल्ड आ रहा है, 1000 बार, विजिबल है। तो इस तरीके से मेरे पास डेटा शो के आ रहा है। अब ये कोड करा क्यों रहा हूं मैं, दिखा क्यों रहा हूं आपको, कभी कभी हो सकता है कि आपके पास इतना सारा डेटा मिले, कोई फाइल बहुत बड़ी फाइल हो जिसकी मदद से आप लोगों को क्या होगा कि आप एक बार में पूरी फाइल ओपन नहीं करोगे। एक बार में अगर फाइल ओपन करते हो तो आप लोगों को भी इशू हो सकता है कि इतने सारे डेटा में अंडरस्टैंड कैसे करूं। तो हम क्या करते हैं कि उसको चंक्स में रीड करते हैं। चंक्स मतलब हमने देखा था रीड का यूज करके कि अगर मैं 10 तक भी रीड करना चाहता हूं तो मेरे को 10 तक रीड करके दे रहा। याद है कि नहीं याद है? हाँ, अगर मैं देखो यहाँ पे विद ओपन, यहाँ पे आके आपका बिग डॉट टीएक्सटी, इसको रीड मोड में खोल रहा हूँ एज एफ, और नीचे आके प्रिंट बस कर रहा हूँ किसको, आपका एफ डॉट रीड को। तो अगर मैं पूरा रन कर दूंगा तो सारा डेटा आ जाएगा। मैं 10 अगर रन करूंगा तो 10 तक डेटा आ रहा है, देखो हेलो यहाँ तक एल तक, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग रीड करते हैं। मान लो अगर मैं इधर 50 दे दूं तो 50 तक का डेटा आ रहा है। तो हम छोटे छोटे चंक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम पूरा डेटा रीड करेंगे। कैसे होता है देखो, कैसे होता है कि ये देखो फाइल, देखो मैं क्या कर रहा हूं विद ओपन, मैं न्यू बिग नहीं, मेरी फाइल का नाम है बिग डॉट टीएक्सटी, उसको रीड मोड में ओपन कर रहा हूं एज एफ। मैं चंक साइज बना रहा हूं कि मैं एक बार में 10 डेटा ही रीड करूंगा, ठीक है, एक बार में 10 डेटा रीड करूंगा। अब वाइल लेंथ ऑफ एफ डॉट रीड के अंदर मैं चंक साइज दे रहा हूं, दैट मींस मैं 10 दे रहा हूं। समझ आ रहा है? अगर वो ग्रेटर देन 0 है, और आप लोगों को पता है मैं लेंथ चेक कर रहा हूं, जैसे ही हमारे इसके अंदर राइट लाइंस के अंदर डेटा, चाहे रीड लाइंस के अंदर चाहे रीड के अंदर डेटा खत्म हो जाता है तो वो स्पेस रिटर्न करने लगता है। याद है? हाँ, स्पेस रिटर्न करने लगता है। तो अगर उसकी लेंथ 0 से बड़ी है तब तो मुझे इसको रीड करके देते रहो। चंक कैसे, एफ डॉट रीड चंक साइज को रीड करते रहो और एंड कर दो उसको स्टार स्टार से, कोई दिक्कत नहीं इस पूरी लाइन में। और दोबारा से एफ डॉट रीड में भेज रहा हूं ताकि दोबारा से जाके यहाँ पे मेरी वैल्यू चेक हो। क्लियर है? उसकी लेंथ, ये वाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी लेंथ कहां तक होगी, जब तक 0 नहीं हो जाती। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करता हूं स्विफ्ट एंटर, तो मेरे पास देखो जो आउटपुट आएगा एक छोटे चंक में आया है कि इस स्टार स्टार तक मेरा 10 तक का डेटा है। समझ में आ रहा है? उसके बाद का जो स्टार स्टार है मेरा, उसके आगे का 10 तक का डेटा है, सेम एज इट इज बाकी सबके लिए। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी हम बड़ी फाइल को रीड करते हैं तो हम इस तरीके से चंक साइज क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम छोटे छोटे पोर्शन पे उसको देख पाए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा अहमद, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा अब एक जो दो फंक्शन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उन दो फंक्शन का नाम है आपका, एक का नाम है आपका सीक, ठीक है, और एक फंक्शन का नाम है आपका टेल। ठीक है, सीक और टेल क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आप लोगों को आइडिया भी होना चाहिए। सीक आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे पास जैसे पाइथन की कोई भी, आप लोग यूट्यूब वगैरह यूज करते होगे तो यूट्यूब पे देखा होगा कि नीचे एक लाइन आती है, उसका यूज करके आप आगे पीछे कहीं भी मूव कर सकते हो, है ना? कि आप अगर 10 मिनट की वीडियो अगर आप सेकंड 2 मिनट पे जाना चाहते हो तो आप मूव कर सकते हो, 3 मिनट पे जाना चाहते हो तो मूव कर सकते हो, जहां भी जाना चाहते हो मूव कर सकते हो। उसको सीक बोला जाता है,
उस लाइन को सीक कहा जाता है। और इसी का दूसरा है आपका टेल। तो मैं काम करता हूं, मैं एक फाइल ओपन कर रहा हूं आपकी, मान लो विद ओपन, मेरे पास सैंपल 1.txt, इसको मैं रीड मोड में ओपन कर रहा हूं एज एफ, और प्रिंट कर रहा हूं एफ डॉट रीड को। तो ये आ रहा है सैंपल 2 में, देखते हैं क्या है। 2 में थोड़ा ठीक डेटा आ रहा है, तो 2 रन करेंगे। सीक टेल क्या करता है, मुझे ये बताता है कि मैं अभी अपनी लाइन पे, अपने कोड में कौन सी लाइन पे रीड कर रहा हूं। जैसे कि जैसे ही कोड रन हुआ, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं आपका, मान लो एफ डॉट टेल, ठीक है। स्विफ्ट एंटर करता हूं तो देखो स्टार्ट जब हुआ है तो मैं 0th पोजीशन पे हूं, 0 से जो स्टार्ट होगा। और जैसे ही मैं रीड पूरा कर लेता हूं तो मैं कौन सी पोजीशन पे हूं, एफ डॉट टेल पे, ठीक है। तो 92 लेंथ का डेटा है मेरे इस पूरे, मान लो इस हेलो हाय हाउ आर यू इस पूरे वाले सेट के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे को टेल ये बता रहा है कि मैं कौन सी पोजीशन पे हूं इस वाली लाइन पे, और रीड कर लेने के बाद मुझे ये नीचे वाला जो टेल है ये बता रहा है कि मैं कौन सी लाइन पे अब हूं रीड कर लेने के बाद। क्लियर है, यहां तक ये समझ में आ रहा है। तो ये आपको टेल ये बताता है कि आप कौन सी पोजीशन पे हो। अब मैं सीक का यूज कर रहा हूं, अब अपने मदद से अपने इस पूरे टेक्स्ट वाले डेटा के अंदर कहीं भी नेविगेट भी कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसके अंदर एफ डॉट सीक का यूज करके मैं इसको ये बोल रहा हूं कि मेरे को ना 0 से वहां स्टार्ट करना रीड करना, 15 से स्टार्ट करना रीड करना। तो मैं अपने कर्सर को डायरेक्टली 15 पे मूव कर रहा हूं, कर्सर कह दो चाहे मेरे पॉइंटर को कह दो, मैं 15 पे मूव कर रहा हूं। और उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूं एफ डॉट रीड, और उसके बाद 10 कैरेक्टर, और 10 प्रिंट करने के बाद फिर से मैं एफ डॉट सीक को बोल रहा हूं कि भैया आप क्या करना, 30वें कैरेक्टर पे मूव कर जाना, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कर रहा हूं एफ डॉट टेल कि मैं कौन सी पोजीशन पे हूं, मैं 15वें पोजीशन पे होना चाहिए। और इसके बाद रीड कर लेने के बाद यहां पे मैं प्रिंट कर रहा हूं आपका एफ डॉट टेल, ठीक है। और 30 पोजीशन पे आने के बाद भी मैं यहां पे आके प्रिंट कर रहा हूं एफ डॉट टेल को। क्लियर है। तो पहला पोर्शन क्या प्रिंट होना चाहिए, 15 पोजीशन। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख दिया है कि मैं अपने कर्सर को चाहे अपने पॉइंटर को 15 पोजीशन पे लेना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि वो अभी कौन सी पोजीशन पे है। फिर मेरे को आगे के 10 लाइन रीड करके दे देना, उसके बाद मुझे बताना है कि मैं कौन सी पोजीशन पे हूं, और उसके बाद मेरे को सीक यानी कि मेरे कर्सर को 30वें पे डायरेक्ट 30 पे मूव कर देना, और उसके बाद मेरे को बताना कौन सी पोजीशन पे हूं। और उसके बाद के जितना भी डेटा है मुझे एफ डॉट रीड करके दे देना, ठीक है। एफ डॉट रीड करके दे देना। कोड को रन करते हैं, देखो क्या हुआ। स्टार्टिंग में मेरे को ये 15 क्यों प्रिंट कर रहा है, इस एफ डॉट टेल की वजह से। देखो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि स्पेस ऐसे दे देते हैं थोड़ा सा, आपको लगे ये टेल का डेटा है, ठीक है। और नीचे आते हैं, ये भी आपका टेल का डेटा है। तो देखो पहले पे मैं 15 पोजीशन पे हूं, देख रहा है। और उसके बाद मैं ई उसके बाद का डेटा रीड कर रहा हूँ, ई यानी कि वहां से लेके 10 तक का डेटा। उसके बाद में 15 के बाद 25th पोजीशन में, बिल्कुल सही बात है कि 15 से मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ और 10 करेक्टर रीड कर रहा हूँ, तो उसके बाद अगर मैं टेल प्रिंट करूंगा तो मेरे को 25वीं पोजीशन पे ही होना चाहिए, है ना। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ अपने कर्सर को कि भैया आप 30वें पे चले जाना। 30वें पे जाने के बाद ये रहा आपका 30वें पे चला गया, और उसके बाद के जितने भी करेक्टर हैं मुझे रीड करके दे देना। और उसके बाद अगर मैं प्रिंट कराऊं एफ डॉट टेल को, तो मुझे बताएगा कि मैं 92 पोजीशन पे हूं। समझ में आ रहा है। तो इसका क्या पावर है, आप यूट्यूब के अगर उस बेसिस पे दिमाग में रखोगे तो समझ में आ जाएगा कि आप इस सीक की मदद से और इस टेल की मदद से ये पता लगा सकते हो, टेल की मदद से ये पता लगा सकते हो कि आपका पॉइंटर अभी है कहां पे, और सीक की मदद से आप उसको अपने अकॉर्डिंगली कहीं से भी उठा के रीड करवाने की कोशिश कर सकते हो। समझ में आ रहा है। सोनम, अनुज, क्लियर है। सर इसमें नंबर के अलावा कोई कंडीशंस भी लगा सकते हैं हम? आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें नंबर्स के अलावा क्या हम कोई कंडीशंस भी लगा सकते हैं? कौन सी, कहाँ पे कंडीशन, समझा नहीं। जैसे ये जैसे डेटा है, अब हमारे पास कोई टेक्स्ट फाइल है जिससे बहुत सारा डेटा है। अब हाँ हमें नंबर्स तो उसके पता नहीं होंगे कि हमें 50 नंबर से स्टार्ट करना है या 500 से स्टार्ट करना है। ठीक है। तो क्या हम उस केस में कोई कंडीशन भी लगा सकते हैं? कंडीशन देखो, आपको जब फाइल मिलती है ना तो आप उसको ऐसे ओपन तो कर सकते हो कि क्या डेटा आ रहा है, कहां से दिखाई दे रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली रीड करके अपने हिसाब से इस कर्सर को यूज कर सकते हो। कंडीशन जो भी लगानी है आपको, इसके अंदर नंबर भेजना है कि आपको कौन से नंबर से रीड करना है, तो कंडीशन भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो भी आपका टेक्स्ट का डेटा है
आपको पता है कि वो सारा डेटा स्ट्रिंग का डेटा है, और जो भी स्ट्रिंग के फंक्शन इस टेक्स्ट पे अप्लाई हो सकते हैं, मतलब वो सारे फंक्शन जो हमने स्ट्रिंग के पढ़े हैं वो सारे फंक्शन आपके इस एफ के अंदर जो रीड के अंदर डेटा आएगा उस सब पे अप्लाई हो सकता है। तो आप जो भी स्ट्रिंग के फंक्शन है सारे यूज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली जो भी आउटपुट देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन इस सीक में सिर्फ वो जाएगा, इंटीजर वैल्यू जाएगी, और वो आपकी चॉइस है कि आप कहां से रीड कराना चाह रहे हो। अच्छा, इसमें सब इंटीजर ही दे सकते हैं सर? हाँ, इंटीजर ही जाएगा ना, क्योंकि वो आप कहीं क्या इंडेक्स है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो आप इस सीक और टेल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को एक और इसके आगे एक चीज और दिखाऊं, तो एक चीज अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे आगे दिखाता हूं कि आपका जो ये फाइल है वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के साथ कैसा बिहेव करती है, वो देखते हैं पाइथन के। ठीक है, पाइथन डेटा टाइप्स के साथ कैसा बिहेव करती है। एक मैं नई फाइल में ही कर लेता हूँ, इसके अंदर बहुत सारा हो गया है। ये रहा आपका कोड। ठीक है, मैं काम करता हूं, जैसे कि विद ओपन, मैं यहाँ पे इसमें लिख रहा हूं कि मेरी एक नई फाइल बना देना, न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी। मैं क्या चाह रहा हूं, उसको राइट मोड में ओपन करना चाह रहा हूं एज एफ। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। मैं क्या कर रहा हूं, एफ डॉट राइट का यूज करके इसके अंदर 5 भेज रहा हूं, है ना। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा, देखो कोड एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग डेटा भेज सकते हो, इंटीजर डेटा नहीं थ्रो कर सकते। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, या तो मैं इसको इस तरीके से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवाऊं, या फिर मैं इसको इसके आगे str लिख के अब तक कन्वर्ट कराऊं। अब अगर शिफ्ट एंटर करूंगा तो आपकी फाइल रन हो गई, और मैं यहाँ पे आके अगर न्यू फाइल को चेक करूंगा, अगर यहाँ पे बनी होगी तो ये आपकी न्यू फाइल, आपका डेटा आ रहा है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 5 लिख के आ रहा है। दोबारा एक चीज और करते हैं, मैं विद कर रहा हूं ओपन आपका इसको न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी, इस मोड में आपका रीड मोड में एज एफ, और मैं यहाँ पे एफ डॉट रीड का यूज करके रीड का यूज कर रहा हूं, और उसके अंदर प्लस कर दे रहा हूं 5 को, है ना। इसको अंदर प्लस कर दे रहा हूं 5 को। ये कोड रन करेगा, हाँ कोड रन करेगा ये। नहीं करेगा। नहीं करेगा ना, देखो एरर देगा कि ये जो एफ डॉट रीड में आ रहा है मैं कैसे स्ट्रिंग डेटा को उससे जोड़ूं। तो यहाँ पे आके मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आके यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन एक ब्रैकेट क्लोज, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो अब मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो ध्यान से देखना, इस पूरे को हटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके बस मैं एफ डॉट रीड को प्रिंट करूंगा। ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप टेक्स्ट फाइल के साथ काम कर रहे हो सारा डेटा आपका स्ट्रिंग है। और यहाँ पे अगर मैं टाइप देखूं आपके एफ डॉट रीड का, शिफ्ट एंटर, एक ब्रैकेट और लगेगा क्या, ठीक है, एक ब्रैकेट और लगेगा। तो देखो टाइप क्या आ रहा है आपका, str आ रहा है। तो हमेशा जब भी आप रीड करोगे वो सारा का सारा आपको स्ट्रिंग डेटा टाइप ही मिलेगा, तो उसको उस तरीके से यूज करना है। अब एक चीज और करते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी लिस्ट है 1, 2, 3 है, 4, 3 है इसके अंदर। ठीक है, ये मान लो एक लिस्ट है मेरी। मैं क्या कर रहा हूँ, विद ओपन मेरा यही आपका नीचे आके न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी, इस मोड के अंदर राइट मोड के अंदर एज एफ, मैं क्या कर रहा हूं, एफ डॉट राइट को यूज कर रहा हूं और ये लिस्ट भेज रहा हूं, है ना। आप चाहो शिफ्ट एंटर करूंगा तो लिस्ट तो जाएगा नहीं। आप लोग ये सोच रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे राइट लाइन्स लिखूं, राइट लाइन्स, तो राइट लाइन्स हमने पढ़ा था, लिस्ट भेजूं, अब शिफ्ट एंटर करूं तो देखो अभी भी वो रन नहीं करेगा, आपका ये डेटा इस तरीके से परफॉर्म होगा ही नहीं। क्लियर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, राइट का ही यूज करके str, और अब अगर मैं लिस्ट को भेजूं शिफ्ट एंटर करूं तो रन कर जाएगा। और यहाँ पे आके अगर मैं न्यू फाइल को देखूं, इसको अगर रिफ्रेश करूं तो देखो इसके अंदर क्या है, आपका एक लिस्ट का डेटा है। समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज और, इसको अगर आके मैं यहाँ पे रीड करता हूँ कि विद ओपन आपकी न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी, और यहाँ पे आके रीड मोड में एज एफ, और प्रिंट कर देना एफ डॉट रीड को। ठीक है, शिफ्ट एंटर करते हैं तो एक पूरी लिस्ट आ रही है, दिखने में देखो लिस्ट लग रही है पूरी पूरी, लेकिन मैं नीचे आके इसको मान लो एक वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं डेटा। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं प्रिंट कर रहा हूँ आपके डेटा को, और प्रिंट करवाऊंगा आपके
टाइप ऑफ डेटा को शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो आ किस में रहा है वो, स्ट्रिंग में आ रहा है। मैं इसके अंदर कुछ भी कंकैटिनेट भी नहीं कर सकता। मैं अगर प्लस करने की कोशिश करूं 4,5,6 शिफ्ट एंटर करूं तो देखो कंकैटिनेट नहीं हो रहा है ना। मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस चीज को एक ब्रैकेट यहाँ पे, एक ब्रैकेट यहाँ पे, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, इसको हटा के इस वाले पोर्शन को प्रिंट करूं तो देखो किस तरीके से आ रहा है, बहुत अजीब हो गया। हुआ क्या है, आपका डेटा पूरी उसने स्ट्रिंग को उस तरीके से कन्वर्ट किया और फिर उसके अंदर आके 4, 5, 6 को ऐड कर दिया। यानी कि आपने क्या किया है, ये जो आपकी मेन लिस्ट थी और जो आपकी डेटा के अंदर लिस्ट आ रही थी उस सारी लिस्ट को आपने देखो यहाँ पे एक कॉलन लगा हुआ है और दूसरा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, पूरे को आपने कन्वर्ट किया और उसके अंदर जो भी स्पेस भी था, जो भी स्पेस कॉमा क्वेश्चन मार्क जो भी चीज थी उन सबको भी आपने कन्वर्ट किया। समझ में आ रहा है। अगर मैं स्ट्रिंग में कोड को लिखूं जैसे कि ये मेरी लिस्ट है 1,2,3, तो अगर मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, लिस्ट। तो देखो कुछ इस तरीके का आ रहा है, दिख रहा है। हाँ, क्या किया उसने, इसको भी रिमूव किया है, इसको भी हटाया है, ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क को भी हटाया है, फिर 2 को, फिर इस क्वेश्चन मार्क को, फिर इस 3 को, फिर इस लिस्ट को। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से उसने उस वैल्यू को लिस्ट में कन्वर्ट किया है। तो हमारा ठीक से परफॉर्म हो ही नहीं रहा। जो डेटा मैं सोच रहा था, जो डेटा मुझे मिलना चाहिए, वो डेटा मुझे मिल ही नहीं पा रहा। तो मैं आपका जो विद ओपन है, चाहे टेक्स्ट फाइल है, वो आपके इस लिस्ट के साथ तो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, जो हमें समझ में भी आ गया। अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। मैं आपको एक चीज पे और लेके जाता हूं कि मोर कॉम्प्लेक्स डेटा पे कैसे काम करता है। तो मान लो मेरा एक डिक्शनरी है, करली ओपन करली क्लोज, यहाँ पे मैं नेम ले रहा हूं आकाश, ठीक है, एज 25, जेंडर मेल, ठीक है, ये मेरा लिस्ट है। मैं फिर से विद ओपन, यहाँ पे आपकी फाइल न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी और इसको राइट मोड में ओपन कर रहा हूं एज एफ, और एफ डॉट राइट का यूज करके मैं डी को भेज रहा हूं। शिफ्ट एंटर करूंगा तो नहीं जाएगा क्योंकि आपका सारा डेटा डिक्शनरी में है। मैं अगर इसको कन्वर्ट करवा दूं इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, अब रन करूं तो रन हो गया। यहाँ पे आगे अगर इसको देखूंगा तो देखो डेटा किस तरीके से आ रहा है, आपका इस तरीके से डिक्शनरी के फॉर्मेट में डेटा दिखाई तो दे रहा है। लेकिन अगर मैं फिर से काम करता हूं विद ओपन आपका न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है, और इसको मैं रीड मोड में ओपन कर रहा हूं एज एफ, और यहाँ पे एफ डॉट रीड को रन करूं और यहाँ पे आके अगर इसको प्रिंट करूं तो इसको डेटा में सेव करवा देते हैं, ठीक है, और प्रिंट करते हैं आपका डेटा, डेटा, और प्रिंट करते हैं आपका टाइप ऑफ डेटा। शिफ्ट एंटर। तो कुछ इस तरीके का ये है, तो दिखने में तो डिक्शनरी लग रहा है लेकिन है क्या, स्ट्रिंग। कैसा होगा, इस तरीके से कुछ होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इस तरीके से कोई डिक्शनरी होगी। तो आप लोग इसको तो ऐसे तो यूज नहीं कर पाए। अगर मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूं कि भैया इसको ना डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देना, तो देखो डिक्शनरी में कन्वर्ट भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको चीजें समझ ही नहीं आ रही कि किसको की रखें, किसको वैल्यू रखें, है ना। तो आपका जो ये विद ओपन है, चाहे जो आपका फाइल हैंडलिंग है, वो आपकी डिक्शनरी के साथ तो ठीक से बिहेव नहीं करता, आपके ना लिस्ट के साथ करता है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा जुगाड़ लगा के कर लिया था। जब आपका इंटीजर डेटा था उसके अंदर तो हमने कर लिया कि मैं अगर इसके अंदर प्लस माइनस जो भी करवाना चाहूँ चल रहा था। लेकिन डेटा अगर कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए तो वो ठीक से परफॉर्म नहीं करता है। बस यही चीज मुझे अभी दिखानी थी, इसको दिमाग में रखना। जब मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है तो हम लोग बहुत अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं यहां से। ठीक है, अगर अच्छा सीख का आपको एक और बेनिफिट मेरे को दिखाना था, मैं भूल गया। जैसे कि ये देखो sample4.txt है, मैं लिख रहा हूं आपका Ctrl+X, मैं लिख रहा हूं उसके अंदर W राइट मोड में एज F। इस क्वेश्चन को अगर मैं रन करूं शिफ्ट एंटर और यहाँ पे आता हूं sample4.txt को ओपन करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे हेलो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं सीख का यूज करता हूं, ध्यान से देखना सीख का यूज कैसे, इसी के अंदर कि आपका ये जो कोड था फाइल हैंडलिंग के अंदर, अगर मैं यहीं पे सीख का यूज करता हूं, मैं चाह रहा हूं कि 0 पोजीशन पे मैं अपने कर्सर को ये लिख लेने के बाद 0 पोजीशन पे लेके जाना चाहता हूं और फिर मैं x लिखना चाहता हूं। ठीक है, तो आउटपुट देखने क्या आएगा, शिफ्ट एंटर, यहाँ पे आके sample4.txt को अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखो आपका XELL हो गया।
ठीक है, तो आपका सीक क्या करता है, जैसे आपने अपना कर्सर को बैक किया, वो आपकी उस वाली वैल्यू को ओवरराइट कर देता है, उसके ऊपर आके लिख के चले जाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर मैं एक्स ए लिखूंगा, शिफ्ट एंटर करूंगा, यहाँ पे आके अगर इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देखना एक्स ई था तो अब एक्स ए आ रहा है। क्लियर? तो आप सीक का यूज करके इस तरीके से कोई पर्टिकुलर वैल्यू को भी अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बस पता होना चाहिए कि आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। ठीक है अहमद, क्लियर है? और क्या नाम है, हाँ सर। अनुज, विष्णु, डॉली, क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, तो Yes, इस sir. तरीके से आप सीट को यूज कर सकते हो। अब हमको सारी प्रॉब्लम भी समझ में आ गई, सारी दिक्कतें भी समझ में आ गई कि आपका वो किस किस तरीके से कैसे कैसे बिहेव करता है। तो प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई आपकी टेक्स्ट फाइल के साथ कि कैन नॉट वर्क विद अ बाइनरी फाइल लाइक इमेज वगैरह से ढंग से काम नहीं करता, और नॉट गेट गुड विद द अदर डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इन सब के साथ भी ठीक से काम करता नहीं। अब इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए आपका एक और 2-3 मोड और आते हैं, जिसका नाम है आपका बाइनरी के। अभी हमने क्या कौन कौन से मोड पढ़े थे आपका, हम लोगों ने ए पढ़ा था, अपेंड पढ़ा है, हमने राइट पढ़ा है और रीड पढ़ा है। अभी हम लोग दो और देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका रीड बाइनरी, राइट बाइनरी। ये दो मोड और हैं जिनका हम लोग को यूज सीखना है, किस तरीके से यूज होते हैं। तो देखो मेरे पास ना यहाँ पे एक फाइल है आपकी cam2.jpg करके। cam2.jpg में कुछ भी नहीं है, कैमरा की फोटो है जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई भी दे रही हो। ठीक है, cam2.jpg में दोनों की फोटो है। अगर मैं इस फाइल को रीड करने की कोशिश करूं तो मैं, हम लोगों ने जो अब तक सीखा है कि इसको अगर मैं हटाता हूं तो कैसे कैसे रन कर सकते हैं, कि अगर मैं यहाँ पे मैं आता हूं विद ओपन, आपका क्या था, cam2.jpg, मैं क्या कर रहा हूं, इसको रीड मोड में ओपन कर रहा हूं एज एफ, और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं आके एफ डॉट रीड को, जो हमने अब तक सीखा है। तो सिंपल सी बात है, वो उसको डिकोड कर ही नहीं पाएगा कि ये क्या चीज लिखी हुई है। आपकी इमेज की फाइल थी, लेकिन आप उसको एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट, ये जेपीजी फाइल है, उसको उस तरीके से रीड करने की कोशिश कर रहे हो। अब यहीं पे जो आपके कॉन्सेप्ट है रीड बाइनरी और राइट बाइनरी आते हैं। मैं अपनी फाइल को सबसे पहला मैं काम क्या करता हूं, मैं इसको cam2.jpg को आर रीड में नहीं यूज करता, आरबी में यूज करता हूं। आरबी क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका रीड बाइनरी फाइल। अब अगर मैं शिफ्ट एंटर करूंगा और इसको प्रिंट करूंगा तो आपका जो भी इस इमेज का बाइनरी डेटा था वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, हाँ, ये आपके इस इमेज का इस तरीके से ये आपका बाइनरी डेटा है। अब मुझे क्या करना है, करते कैसे हैं, बेटर प्रैक्टिस क्या होती है, इस चीज को ध्यान से देख लो। बेटर तरीका क्या होता है किसी भी चीज को सॉल्व करने का, कि आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप किसी इमेज फाइल से काम करें, चाहे म्यूजिक फाइल हो गई, टीएक्सटी फाइल हो गई, कोई टीएक्सटी नहीं, बाकी और नॉर्मल कोई भी फाइल हो गई, तो आप अपनी इस मेन फाइल के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। आप क्या करते हो, एक नई इसकी कॉपी बनाते हो। कैसे बनाते हैं, देखो आप क्या करोगे, राइट विद ओपन cam2.jpg, अगर मैं इसको रीड बाइनरी में रीड कर रहा हूं एज एफ, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो भी सारा जो कोड आया वो आपका रीड बाइनरी के थ्रू ही आया है ना। क्या करना है फिर उसके बाद, विद ओपन आप cam2_copy.jpg को बना रहे हो, उसको राइट बाइनरी में यूज कर रहे हो और उसका नाम लिख रहे हो एज wf। ठीक है, अब मैं wf.write के अंदर ये जो पूरा कोड मेरा आया था इसको मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूं उसी में, और रीड कर रहा हूं तो ये सारा जो डेटा है वो आपका एज अ राइट के मोड में चला गया है ना, राइट के मोड में चला गया। अब अगर इस कोड को मैं शिफ्ट एंटर करता हूं और यहां पे जाता हूं और इस फाइल को ओपन करता हूं cam2_jpg, तो देखो आपकी एक इमेज की कॉपी जनरेट होकर आ रही है। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से रीड करना चाहिए जब भी आप अपनी किसी भी बाइनरी फाइल के साथ काम करते हो। तो क्लियर है, हाँ, लाइन समझ में आ रही है। पहले आपको उसको रीड करना है, रीड करने के बाद जो भी आपके पास डेटा आया है, आपको अगर उसको कॉपी बनानी है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। और राइट का मोड से हम लोग जब से कॉपी बनाते हुए आए ही हैं, और एफ डॉट रीड का सारा डेटा मैं इसके अंदर डाल रहा हूं राइट के लिए। ठीक है अनुज, अहमद, क्लियर है? ठीक है सर। बाकी लोग, विष्णु, डॉली, Yes, sir. अच्छा चलेगा। सर अहमद समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया, हमने अभी एक ये वाला भी इशू देख लिया था जो दोबारा इसमें लिखा हुआ है कि आप जब भी डेटा टाइप के साथ काम करते हो तो क्या इशू आता है, सारी चीजें हमने देख ली थी। तो अब इसी चीज को सॉल्व करने के लिए जो आपका बाइनरी मोड है वो यूज किया जाता है। अब बाइनरी, ये सारे इशू हमने देख लिए, डिक्शनरी के फाइल के साथ कैसे इशू हो रहा था, आपका नॉर्मल फाइल के साथ कैसे इशू आ रहा था। अरे क्या हो गया, हैंग क्यों हो रहा है?
आ गया ये फाइल, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सारे इशू हैं, हम लोग अभी दो और टॉपिक पढ़ेंगे, उन दोनों टॉपिक की मदद से वो सॉल्व हो जाएगा। वो दो टॉपिक क्या है आपका? सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन क्या होता है, ध्यान से पढ़ लेना। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन डेटा टाइप टू अ जेसन फॉर्मेट। समझ में आ रहा है? क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन के जो भी डेटा टाइप है, यानी कि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, उनको मैं जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं, ठीक है। और इसका जस्ट दूसरा है डी सीरियलाइजेशन। ये क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग जेसन टू अ पाइथन डेटा टाइप। इस चीज को याद रखना है। क्या है? अगर मैं डीसीरियलाइज कर रहा हूं तो क्या होगा, उसके अंदर जेसन डेटा को मैं पाइथन के डेटा टाइप में कन्वर्ट करूंगा, और सीरियलाइजेशन के अंदर पाइथन डेटा टाइप को आपके जेसन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। अब भैया ये जेसन क्या होता है? तो जेसन क्या होता है, आपकी स्पेलिंग देख लो, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ऑन नोटेशन। है क्या फुल फॉर्म? इट इज अ यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट अंडरस्टैंड बाय द ऑल लैंग्वेजेस। मतलब कि देखो होता क्या है, जेसन आप यूज क्यों करते हो कि देखो, आपको ना जब भी आप कोड करते हो, कोड बनाते हो, कोड क्रिएट करते हो, तो आप क्या करते हो कि दूसरे आदमी से शेयर करने के लिए उसको कुछ ना कुछ सेटअप आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। और वो क्या होता है कि अब आप होगा क्या, अगर मान लो आपने एपीआई वगैरह का नाम सुना होगा, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं यहाँ पे आके, जेसन प्लेस होल्डर, तो आपका जेसन का सारा डेटा है। देखो दिख कैसा रहा है, एक लिस्ट है और उसके अंदर एक डिक्शनरी के फॉर्मेट में सारा आपका डेटा आ रहा है। अब होता क्या है, कोई भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप लोग देख रहे हो, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी जितनी भी लैंग्वेज है, वो आपकी सारी इस जेसन को समझती है। जैसे कि इंग्लिश जो भाषा होती है, मेन भाषा होती है जो सबको समझ में आती है, सेम इसी तरीके से जो जेसन है वो आपकी सारी लैंग्वेजेस समझती हैं। तो कभी भी जब मुझे कभी भी डेटा कहीं थ्रो करना होता है, चाहे कहीं डेटा कहीं पे भी भेजना होता है, तो मैं इस जेसन का यूज करता हूँ, जेसन के पोर्शन का यूज करता हूँ, जिसकी मदद से मैं अपना डेटा कहीं भी भेज पाता हूँ, ठीक है। तो हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे कि सीरियलाइजेशन को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने जेसन इंपोर्ट कराना पड़ता है। जेसन में आपको इंपोर्ट कराने के लिए कमांड क्या लिखनी है, इंपोर्ट जेसन। उससे पहले हमने देखा था, जब भी मैं लिस्ट की फाइल के साथ काम कर रहा था तो मुझे इशू आ रहा था, लेकिन अब अगर मैं जेसन की फाइल के साथ काम करूंगा तो देखो कैसे होता है। एल इज इक्वल टू 1 2 3 4, जेसन के अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूं डेमो डॉट जेसन नाम से, उसको मैं राइट मोड में ओपन कर रहा हूं एज एफ। जेसन के अंदर एक फंक्शन होता है डंप नाम का। डंप क्या करता है, आपका सीरियलाइजेशन परफॉर्म करता है, और सीरियलाइजेशन क्या होता है आपका, पाइथन डेटा टाइप से जेसन डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाता है। क्लियर है आंसर? क्लियर है अहमद, समझ में आ रहा है? सीरियलाइजेशन क्या होता है आपका, पाइथन डेटा टाइप से जेसन डेटा टाइप में कन्वर्ट करवाता है। और कैसे करना होता है, जेसन डॉट डंप का यूज करके आप पहले ये बताते हो कि किसको कन्वर्ट करना है, जो भी आप डेटा किसको कन्वर्ट करना है, और कौन सी फाइल में कन्वर्ट करना है, वो आपकी दूसरी पोजीशन पे आता है। देखो मैंने एफ लिख रखा है, पहली पोजीशन पे आपका किसको कन्वर्ट करना है, दूसरी पोजीशन पे आपको किसको कन्वर्ट करना है, ये वाला क्वेश्चन आता है कौन सी फाइल में करना है। अब अगर इस कोड को मैं रन करूं, देखो ध्यान से याद रखना ना, डंप होता है, डंप इंपोर्ट किया मैंने जेसन को, आपका 1 2 3 4 है, और जेसन डॉट डेमो डॉट जेसन का यूज कर रहा हूं राइट मोड के अंदर एज एफ, और जेसन डॉट डंप का यूज करूंगा। इसको अगर मैं सिर्फ एंटर करता हूं, आपकी फाइल राइट हो गई होगी, यहां पे आता हूं और अगर इसको देखूंगा तो देखो ये जेसन की फाइल है। इसको मैं डबल क्लिक करके अगर ओपन करता हूं तो आपका जो लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, विजिबल है? हाँ, लेकिन ये जेसन का डेटा है। अब दूसरी चीज, अगर आपको डिक्शनरी के साथ काम करना है तो सेम वही रहेगा। आपका ये पूरी की पूरी डिक्शनरी थी, हमने यही किया था अभी, एज, नेम और जेंडर। मैं डेमो 1 डॉट जेसन बना रहा हूं और उसको राइट मोड में ओपन कर रहा हूं एज एफ, और जेसन डॉट डंप का यूज करके डी को भेज रहा हूं जो मेरी डिक्शनरी है, और कौन सी फाइल में भेजना है, फाइल का डेटा है। इसको अगर मैं सिर्फ एंटर करता हूं और यहाँ पे आके अगर आपकी वैल्यू को रीड करता हूँ कि बनी है कि नहीं बनी है, इसको यहाँ पे आता हूँ और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, डेमो 1 डॉट जेसन, तो आपका देखो डेमो 1 डॉट जेसन, इसको डबल क्लिक करके ओपन करूंगा तो ये मेरी देखो डिक्शनरी है, देख रही है सबको? हाँ, क्लियर है? बस डंप का यूज किया है और कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब इसको जब भेज दिया है तो अगर मुझे इसको पाइथन में कन्वर्ट करवाना है, पाइथन डेटा टाइप में कन्वर्ट कराना है, ताकि पाइथन की जितनी भी फंक्शनैलिटी है, चाहे जितनी भी लिस्ट की फंक्शनैलिटी है, मैं इनके ऊपर अप्लाई कर सकूं, यूज कर सकूं, तो उसके लिए हमको डीसीरियलाइज करना पड़ता है। डीसीरियलाइज क्या होता है कि आपका जेसन डेटा टाइप को मैं पाइथन डेटा टाइप में कन्वर्ट करता हूं, जेसन के फॉर्मेट के डेटा को पाइथन में कन्वर्ट करता हूं। कैसे करते हैं, विद ओपन करना है, कौन सी फाइल है आपको रीड मोड में ओपन करना है एज एफ,
और जेसन डॉट लोड एक फंक्शन है LOAD लोड, उसमें आप अपनी फाइल का डेटा देते हो कि मैं इस F नाम की फाइल को, जो भी डेटा इस फाइल में आ रहा है उसको मैं लोड करना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ L को और प्रिंट करता हूँ आपका टाइप ऑफ L को। इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो मेरे को लिस्ट मिल रही है और टाइप भी उसका एक तरीके से लिस्ट ही आ रहा है। समझ में आ रहा है? जो इशू पहले हम फेस कर रहे थे जेसन डॉट लोड की मदद से और जेसन डॉट डंप की मदद से, वो अब थोड़ा हमारा रिजॉल्व हो गया। सेम इसी तरीके से डिक्शनरी के साथ भी है, डेमो वन डॉट जेसन। देखो मैं इसको लिख भी देता हूँ आप लोगों के सामने एक बार कि क्या करना है आपको। सबसे पहला काम इंपोर्ट जेसन, पाइथन में इनबिल्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टॉल नहीं करने की नीड है। इंपोर्ट किया है मैंने जेसन को, यहाँ पे आते हैं विद ओपन, आपका फाइल का नाम है डेमो वन डॉट जेसन, ठीक है। किस मोड में? रीड मोड में, एज एफ डी जो भी ले लो, और एल इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड। दो फंक्शन है लोड और लोड, लोड यूज करना है हमेशा लोड, उसके अंदर मैं एफ को भेज रहा हूँ, नीचे आके अगर मैं प्रिंट करूंगा एल को और प्रिंट करूंगा आपका टाइप ऑफ एल को, तो देखो आउटपुट मेरा क्या आता है, डिक्शनरी। विजिबल है? तो जो इशू पहले आ रहा था वो इशू हमने यहाँ पे रिजॉल्व भी कर लिया है, ठीक है। अनुज अमित क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक दो बार रन कराओगे तो आइडिया लग जाएगा। अभी एक हम पूरा एक से प्रोजेक्ट भी बनाएंगे आज ही, आज नहीं, आपको होमवर्क देना है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब देखो आपका जो डीसीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन है ना, वो टपल के साथ थोड़ा अलग बिहेव करता है। देखो कैसे, मैं क्या करता हूं, विद ओपन एक और फाइल बना रहा हूं मैं अपनी demo2.json, ठीक है। आपका राइट मोड में एज एफ, यहाँ पे आके एक फाइल बना लेते हैं आपका t इज इक्वल टू, ये मेरा टपल है 2 3 3, ठीक है। अब जेसन डॉट डंप का यूज करते थे हम सीरियलाइजेशन के लिए। डंप में पहला ये बताना पड़ता है किसको करना है, दूसरा ये बताना पड़ता है कौन सी फाइल को करना है। समझ में आ गया? इसको अगर मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो रन हो गया। यहाँ पे अगर मैं जाता हूं तो demo2.json बन चुकी है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रीड करूं, देखो रीड करने के बाद आउटपुट क्या आता है, विद ओपन आपका demo2.json, और इसको अगर मैं रीड मोड में रीड करूं एज एफ, और यहाँ पे आपका एल इज इक्वल टू जेसन डॉट लोड, और मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ एफ को, मुझे कन्वर्ट करवाना है, और यहाँ पे आके मैं प्रिंट कर रहा हूँ एल को और प्रिंट कर रहा हूँ आपका टाइप ऑफ एल को। शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो आउटपुट क्या आ रहा है, लिस्ट में आ रहा है। हमने डेटा किस में भेजा था, टपल में, लेकिन जो हमको आउटपुट मिला है वो लिस्ट में मिला है। ये कभी कभी ये इश्यू आता है आपका जेसन के साथ, तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपना डेटा लोगे तो उसको कन्वर्ट करवा लेना। एक ब्रैकेट ये रहा और एक ब्रैकेट ये रहा आपके टपल के अंदर। अब अगर इस कोड को मैं शिफ्ट एंटर करता हूं तो देखो अब जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो किसमें आ रहा है, टपल में आ रहा है। क्लियर है? क्लियर है कैसे रिजॉल्व करना है यहां तक? यस सर। ठीक है, तो यहां तक अगर क्लियर है तो हम लोग ना अब एक पूरा कोड कर सकते हैं अपना, कि आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने जो साइन अप और लॉगिन वाला अपना पूरा पेज बनाया था, याद है? साइन अप और लॉगिन वाला, साइन अप वाला हमने पूरा कोड क्रिएट किया था। तो उसके अंदर हमने डेटा बेस इज इक्वल टू एक लिस्ट लिया था और एक फंक्शन था आपका हैंडल साइन अप, ठीक है। इसके अंदर मैं नेम ले रहा था, नंबर ले रहा था, आपका पासवर्ड ले रहा था, और ईमेल भी था। नेम, ईमेल, नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूजर डिटेल्स नाम की मैंने डिक्शनरी बनाई थी, और एंड में आके मैं इसको इसके अंदर क्या कर रहा था, यूजर डिटेल्स के अंदर ऐसे ही नेम इज इक्वल टू नेम कर दे रहा था चेक कराने के बाद। याद है कि नहीं याद है? कोड भूल गए? याद है? पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ ईमेल, और ये भी आपका नंबर, और ये आपका पासवर्ड, और यहाँ पे आते हैं ये आपका ईमेल हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर रहा था एंड में आके, मैं यहाँ पे आके आपका डेटाबेस डॉट अपेंड आपका क्या कहते हैं, यूजर डिटेल्स, ऐसे ही कुछ था।
इस कोड को स्विफ्ट एंटर करते हैं। मैं यहाँ पे आके अगर हैंडल साइन अप को कॉल करूंगा, मैं यहाँ पे नेम भेज रहा हूँ, नेम मान लो रोहित, आपका ईमेल gmail.com, नंबर है आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पासवर्ड है rohit@123, कोई चेकिंग तो करी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, rohit@123, ये मेरा पासवर्ड है। इसको मैं अगर स्विफ्ट एंटर करके रन करता हूँ, इसको स्विफ्ट एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं किया, रिटर्न डेटाबेस, स्विफ्ट एंटर दोबारा करता हूँ और यहाँ पे आके इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, तो देखो रोहिता इस तरीके से आ रहा था, याद है। अगर मैं इस कोड को कॉपी करूं, देखो ध्यान से देखना, इसको कॉपी करूं, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करूं, रोहित की जगह आकाश कर देता हूं, यहाँ पे भी आपका डेटा आकाश कर देता हूं, आकाश आकाश, ये भी चेंज कर देते हैं, आकाश आकाश, नंबर चेंज कर देते हैं। आप स्विफ्ट एंटर करता हूं तो देखो मेरे पास 2 डेटा आ रहा है, रोहित और आकाश दोनों का आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस कोड में एक दिक्कत है कि अगर मैं अपने इस ऊपर वाले कोड को दोबारा रन कर दूं, देखो स्विफ्ट एंटर दोबारा करता हूं और इस कोड को मैं दोबारा रन करूंगा, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रोहित का डेटा आएगा, आकाश का डेटा मेरा गायब हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने जब इस कोड को दोबारा रन किया तो बैकग्राउंड में दोबारा से एक डेटाबेस नाम की लिस्ट क्रिएट हुई होगी और अकॉर्डिंगली आपका कोड रन हुआ होगा, ठीक है। तो इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना है, क्योंकि हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ लिया है, तो मैं एक चीज चाहता हूं कि अब मैं अपना जो डेटा है इस लिस्ट में नहीं सेव करवाऊंगा, मैं ये जो डेटा है मेरा वो मैं अपना एक नया जेसन की फाइल बनाऊंगा, और जेसन की फाइल का क्या नाम होगा, database.json, उसके अंदर सेव करवाऊंगा। और उसके अंदर जब मैं इसको सेव करवाऊंगा तो हमेशा के लिए एक सेपरेट फाइल के अंदर मेरा सारा का सारा कोड रहेगा। तो अगर मैं इसको कितनी बार भी रन कर दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी फाइल में से वैल्यू को चेक करूंगा और अकॉर्डिंगली यूज करूंगा। समझ में आ रहा है या अहमद, समझ में आ रहा है क्या करना है? सारा कोड सेम है आपका, कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस चेंज क्या करना है, अब तक हम लोग एक नॉर्मल सी लिस्ट में सेव करवा के रख रहे थे, अब आपको क्या करना है, उसको एक नई demo.json नाम की फाइल में, database.json नाम की फाइल में सेव करवा के रखना है, ठीक है। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है, तो आपका क्या बेनिफिट रहेगा, आपकी फाइल कभी भी कोई छेड़ नहीं सकता, कोई चेंजेस नहीं होंगे, आप अपना कोड कितनी बार भी रन करा लो, आपका डेटा एक तरीके से सेव रहेगा, जो स्टूडेंट का जो डेटा है सारा एक तरीके से सेव रहेगा, तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। एक बार ट्राई करना, पूरा कोड क्रिएट करना, और जो भी डाउट आएगा मैं अपना को सॉल्व करवाऊंगा। और एक बार ये सारा चीज जो भी ये सारी चीजें इसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि मैं आगे ये वाला एक बार रिवाइज जरूर कर लेना।